मेरा नाम है जावेद हसन और आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं उसका शीर्षक है आज के अतीत। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। जिंदगी में तरह तरह के नाटक होते रहते हैं। मेरा बड़ा भाई जो बचपन में बड़ा आज्ञाकारी और भलमानस हुआ करता था, बाद में जुझारू स्वभाव का होने लगा था। मैं जो बचपन में लापरवाह, बहुत कुछ आवारा, मस्त मौला हुआ करता था, भीरू स्वभाव बनने लगा था। अब सोचता हूं इसमें मेरे शुभचिंतकों का भी अच्छा खासा योगदान रहा था, जो बात बात पर मेरी तुलना बलराज से करते रहते। जिसके मुंह से सुनो बलराज के ही गुण गाता। मंत्री जी के बड़े बेटे और छोटे बेटे में उतना ही अंतर है जितना नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है। वो गोरा चिट्टा है, हंसमुख है, फुर्तीला है, जबकि छोटा मरियल है। उसे तरह तरह के खेल सूझते हैं। वो लिखता है तो मोती पिरोता है, जबकि छोटा मनमानी करता है, आवारा घूमता है। पढ़ने लिखने में उसका मन ही नहीं लगता। पर धीरे धीरे न जाने कब से और क्यों कर एक प्रकार की हीन भावना मेरे अंदर जड़ जमाने लगी। वो गोरे रंग का है, मैं सांवला हूं। वो हष्ट पुष्ट है, मैं दुबला हूं। वो शरीफ है, मैं गालियां बकता हूं, ठप्पे गाता हूं। धीरे धीरे हमारे बीच पाए जाने वाले अंतर का बोध मुझे स्वयं होने लगा था और मैं अपने को छोटा महसूस करने लगा था। यहां तक कि मैं मानने लगा था कि मैं जिस मिट्टी का बना हूं उसी में कोई दोष रहा होगा। इस तरह मेरी अपनी मौलिकता बहुत कुछ दबने लगी थी। यह श्रद्धा भाव मेरे स्वभाव का ऐसा अंग बना कि धीरे धीरे हर हुनरमंद व्यक्ति को अपने से बहुत ऊंचा और स्वयं को बहुत नगण्य और छोटा समझने लगा। हमारे घर में जब कभी हमारे पूर्वजों की चर्चा होती तो मां हमारी दादी के बहुत गुण गाया करती। वो तो उन्हें देवी कहा करती। जब भी उनकी बात करती तो बड़े श्रद्धा भाव से एक घटना की चर्चा तो वो अक्सर किया करती। तुम्हारी दादी भी कविता कहती थी, ईश्वर भक्ति के। बड़ी नेम धर्म वाली स्त्री थी, पूजा पाठ करने वाली देवी थी देवी। और मां सुनाती, तुम्हारे पिताजी का छोटा भाई भरी जवानी में चल बसा था। न जाने उसे क्या रोग हुआ, देखते देखते चला गया। तुम्हारी दादी के लिए यह सदमा सहना बड़ा कठिन था, पर वो शांत रही। अपने जवान बेटे का सिर अपनी गोद में रखे सारा वक्त जाप करती रही। जात बिरादरी की औरतें टिप्पणी कसती, हाय हाय ये कैसी संगदिल मां है, जवान बेटा चला गया और विलाप तक नहीं करती, रोती तक नहीं। बरसों बाद जब मैं स्वयं कहानियां लिख लिख कर पत्र पत्रिकाओं को भेजने लगा था और पिताजी मेरे भविष्य के बारे में शंकित से हो उठे थे, तो एक दिन अचानक ही कहने लगे, मैंने भी एक बार नॉवेल लिखा था। मैं चौंका। ये मेरे लिए सचमुच चौंकाने वाली बात थी। पिताजी तो व्यापारी थे और हम दोनों भाइयों को अपने ही कारोबार में शामिल करना चाहते थे। आपने कभी बताया तो नहीं? मैंने कहा। 10वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकने के बाद मैंने वो नॉवेल लिखा था। फिर क्या, बात आई गई हो गई। उन्होंने इस लहजे से कहा मानो मूर्खों की सी हरकतें छोटी उम्र में हर कोई करता है, इसमें अचरज की क्या बात। संभव है कहीं न कहीं साहित्य सृजन में हमारी रुचि किसी हद तक हमें संस्कार रूप में अपने परिवार से मिली हो, और बलराज की साहित्यिक रुचि तो शीघ्र ही कविता में व्यक्त होने लगी थी। गुलदस्ता से क्यों तूने ठुकरा के मुझे फेंका, गो घास पे उगता हूं क्या फूल नहीं हूं। उन्होंने 15-1 वर्ष की अवस्था में यह शेर कहा था। और जब भगत सिंह को फांसी दी गई
तो बलराज ने पूरी की पूरी कविता अंग्रेजी में भगत सिंह की पुण्य स्मृति में कह डाली थी। हम अपने संस्कार सचेत रूप से ग्रहण नहीं करते। कब कौन सी घटना कहीं गहरे में अपनी छाप छोड़ जाए, हम कुछ नहीं जानते। कुछ यादें मरती नहीं हैं, कुछ घटनाओं अनुभवों की यादें तो बरसों बाद भी दिल को मथती रहती हैं। भले घटना अपना महत्व खो चुकी हो, उसका डंक कब का टूट चुका हो, ऐसी ही एक याद मेरे हॉकी संबंधी अनुभवों से जुड़ी है। कॉलेज में दाखिले के दूसरे साल मैं कॉलेज की हॉकी टीम में ले लिया गया था और उस दिन मुझे यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का पहला मैच लॉ कॉलेज के विरुद्ध खेलने जाना था। मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। आखिर मेरे दिल की साध पूरी हुई थी। अब भी उस घटना को याद करता हूं तो दिल को झटका सा लगता है। ऐन जब टीम मैदान में उतर रही थी और मैं मैदान की ओर बढ़ रहा था तो कप्तान ने मुझे न बुलाकर मेरी जगह एक अन्य खिलाड़ी अताउल्लाह नून को बुला लिया। मैं भौचक्का सा देखता रह गया था। खेल शुरू हो गया। मैं ग्राउंड के बाहर खेल की पोशाक पहने, हाथ में स्टिक लिए हैरान सा खड़ा का खड़ा रह गया। फिर मेरे अंदर ज्वार सा उठा और मैं वहां से लौट पड़ा, साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ा। मैं थोड़ी ही दूर गया था जब दूसरी ओर से कॉलेज की टीम का एक पुराना खिलाड़ी प्रेम साइकिल पर आता नजर आया। वो मैच देखने जा रहा था। मुझे लौटता देखकर वो हैरान रह गया। क्यों? क्या मैच नहीं हो रहा? लौट क्यों रहे हो? मैंने केवल सिर हिला दिया। वो आगे निकल गया। मैं बेहद अपमानित महसूस कर रहा था और रोता हुआ घर पहुंचा। घर लौटते ही मैंने हॉकी स्टिक को कोने में रखा और मन ही मन गांठ बांध ली कि अब हॉकी के मैदान का मुंह नहीं देखूंगा, हॉकी स्टिक को हाथ नहीं लगाऊंगा। 2 बरस तक बेहद चाव से और सब कुछ भूल कर खेलते रहने के बाद मैंने सहसा ही हॉकी के मैदान की ओर पीठ मोड़ ली और अपने साथी खिलाड़ियों से भी मिलना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद कॉलेज टीम का कप्तान चिरंजीव मिला। तुम चले क्यों आए? उसने बेतकल्लुफी से पूछा। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो कहने लगा, उस दिन हमने अतानून को खेलने का मौका दिया। ये कॉलेज में उसका आखिरी साल है, इसलिए उसे कॉलेज कलर मिल जाएगा। पर मैं अंदर ही अंदर इतना कुढ़ रहा था कि मैंने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। उसे इतना भी नहीं कहा कि अगर यह बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। दिन बीतने लगे। मैंने हॉकी खेलना छोड़ दिया। अब उस घटना की याद करते हुए मुझे पछतावा होता। मैंने झूठे दंभ के कारण हॉकी खेलना छोड़ दिया था। जिसे मैं आत्मसम्मान समझ रहा था, वो झूठा दंभ ही था और बड़ा बचकाना निर्णय था। और मेरे इस व्यवहार के पीछे एक और कारण भी रहा था। मैं अपने भाई के पद चिन्हों पर चल रहा था। कुछ ही समय पहले बलराज ने अपने बोट क्लब से इस्तीफा दे दिया था। वो कॉलेज की बोट क्लब का सेक्रेटरी था। क्लब के अध्यक्ष प्रोफेसर मैथाई द्वारा इतना भर पूछे जाने पर कि तुमने क्लब के हिसाब किताब का चिट्ठा अभी तक दफ्तर में क्यों नहीं दिया, बलराज ने अपमानित महसूस किया, मानो उसकी नीयत पर शक किया जा रहा हो, और हिसाब के चिट्ठे के साथ अपना इस्तीफा भी दे आया था। मैंने जो हॉकी खेलना छोड़ दिया तो वो बहुत कुछ बलराज की देखा देखी ही था। ये किस्सा यहां खत्म नहीं होता। जब अगले साल मैं एमए का छात्र था
तो हॉकी टीम का नया कप्तान खन्ना मुझसे आग्रह करने लगा कि मैं हॉकी टीम में लौट आऊं और मुझे टीम का सेक्रेटरी बनाया जाएगा, पर मैं नहीं माना। हॉकी से नाता तोड़ना मेरे लिए पत्थर की लकीर बन चुका था। वो भी मेरे रवैये पर हैरान हुआ, पर चुप हो गया। उन्हीं दिनों एक और घटना भी घटी और वह भी दिल पर गहरी खरोंच छोड़ गई। उस वर्ष मैं हॉस्टल छोड़कर अपने बहनोई श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकर के साथ ब्रेडला हॉल के निकट उनके घर पर रहने लगा था। हॉस्टल छोड़ते ही जैसे मैं किसी दूसरे शहर में पहुंच गया था। चंद्रगुप्त जी हिंदी के सुपरिचित लेखक थे। लाहौर में इन दिनों अपना प्रकाशन गृह चला रहे थे। जहां कॉलेज का माहौल अंग्रेजियत का था, वहां चंद्रगुप्त जी के घर में हिंदी साहित्य की चर्चा रहती। गाहे बगाहे लेखकों का आना जाना भी होता। वात्स्यायन जी से पहली बार वहीं पर मिलने का मौका मिला। देवेंद्र सत्यार्थी से भी। उन्हीं दिनों उपेंद्रनाथ अश्क को भी साइकिल पर बैठे सड़कों पर जाते देखा करता। लगभग हर शाम चंद्रगुप्त जी के साथ माल रोड पर लंबी सैर को जाता। चंद्रगुप्त जी हिंदी साहित्य की चर्चा करते, जो मेरे लिए कभी दूर पार का विषय था। भले ही मेरी एक कहानी और 2-1 कविताएं कॉलेज की पत्रिका रावी में छप चुकी थीं। एक दिन चंद्रगुप्त जी ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद कुछ दिन के लिए लाहौर आ रहे हैं और हमारे ही निवास स्थान पर रहेंगे। ये बहुत बड़ी सूचना थी, पर मुझ पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। प्रेमचंद की विशिष्टता से तो मैं अनभिज्ञ नहीं था, पर जाड़ों की छुट्टियों में मैं घर जाने के लिए 1-1 दिन गिन रहा था। इसमें भी संदेह नहीं कि उन दिनों मेरे मस्तिष्क पर अंग्रेजी साहित्य हावी था और मैंने उस अवसर के महत्व को गौण समझा। चंद्रगुप्त जी ने बहुत समझाया कि ऐसा अवसर बहुत कम मिल पाता है। तुम मेरे साथ रहोगे तो हम दोनों मिलकर उनकी देखभाल भी कर सकेंगे, पर मैं नहीं माना और यह कहकर के भविष्य में भी ऐसा अवसर मिल सकता है, मैं रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया। प्रेमचंद आए, उसी घर में 5 दिन तक ठहरे और जब मैं छुट्टियों के बाद लाहौर लौटा तो वो जा चुके थे। तब भी मुझे कोई विशेष खेद नहीं हुआ। खेद तब हुआ जब कुछ ही महीने बाद पता चला कि प्रेमचंद संसार में नहीं रहे। और भी गहरा दुख तब हुआ जब एक लंबे रेल सफर में गोदान पढ़ता रहा और पुस्तक समाप्त हो जाने पर अभिभूत सा बैठा रह गया। तब इस बात का और भी शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं कितना अभागा हूं जो सुनहरे अवसर को खो बैठा। कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में मैंने अपनी इच्छाओं से विवश होकर कोई भी दो टूक फैसला नहीं किया। मैं स्थितियों के अनुरूप अपने को ढालता रहा हूं। अंदर से उठने वाले आवेग और आग्रह तो थे, पर मैं उन्हें दबाता भी रहता था। मैंने किसी आवेग को जुनून का रूप लेने नहीं दिया। मैं कभी भी यह कहने की स्थिति में नहीं था कि जिंदगी में यही एक मेरा रास्ता है, मैं इसी पर चलूंगा। कभी कभी सोचता हूं, यदि साहित्य सृजन जीवन की सच्चाई की खोज है, तो जीवन के अनुभव इस खोज में सहायक ही होते होंगे। इस तरह जीवन के अनुभवों को गौण तो नहीं माना जा सकता। इन अनुभवों से दृष्टि भी मिलती है, सूझ भी बढ़ती है, लेखक के संवेदन को भी प्रभावित कर पाते होंगे। मैं इस तरह की युक्तियां देकर अपना ढाढ़स बधाता रहता था।